गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 3rd डिस्कवरिंग टूट, द सागा कंटिन्यूज। टूट की खोज एक लंबी कहानी। सागा मीन्स होती है एक लंबी कहानी। तो अपने एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टूट एक कोई शक्तिशाली परिवार का उत्तराधिकारी है, यानी कि वो भी एक राजकुमार है, राजा है। उसकी एक लंबी कहानी अपने पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऑथर है A.R. विलियम्स। तो देखते हैं इस कहानी में A.R. विलियम्स ने क्या लिखा है। लेट्स स्टार्ट। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर मीन्स होता है वयस्क या किशोर। क्या होता है? किशोर, यानी कि जो 13 से 19 वर्ष के बीच की आयु होती है उसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो 13 to 19 ईयर्स के बीच का था। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वह मरा तो वह केवल एक किशोर था, यानी कि वो एक किशोर था। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. यानी कि हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, HEIR हेयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। वह मिस्र के शक्तिशाली परिवार जिसने कि मिस्र पर शताब्दियों से अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, उसका अंतिम उत्तराधिकारी था। कहने का मतलब वो मिस्र पर शताब्दियों तक शासन करने वाले एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। और उसे सोने से लाद कर, गोल्डन लिखा है ना, लेडन विद गोल्ड, यानी कि सोने से लाद कर बहुत अधिक सोने के सहित कब्र में सुला दिया गया। और अंत में इवेंचुअली क्या होता है? अंत में फॉरगॉटन बुला दिया गया। यानी कि एक किशोर जो मिस्र के शताब्दियों से शासन करने वाले एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था, उसको जब उसको गाड़ा गया मृत्यु के बाद, तो उसको वो सम्मान तो मिला कि सोना वगैरह जो कुछ धन था वो उसको दिया, लेकिन धीरे धीरे उसको बुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. यानी कि 1922 में उसकी विशाल कब्र की खोज के बाद, यानी कि टॉमिस होती है कब्र, 1922 में उसकी विशाल कब्र की खोज के बाद आधुनिक संसार इस बात का अनुमान लगाता रहा कि उसके साथ क्या हुआ। What happened to him, उसके साथ क्या हुआ। स्पेकुलेटेड में अनुमान लगाना। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जिसमें भी वो हत्या की सर्वाधिक संभावना मानी जाती रही। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, टूट हैज undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's फेरा। यानी कि और अब लगभग 80 वर्षों में पहली बार अपनी कब्र को छोड़कर टूट CT स्कैन से गुजरा, जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत देता है। और मिस्र के लड़के जैसे फेरो, जो लास्ट में लिखा है ना बॉयस फेरो, बॉयस मतलब लड़के के समान, मिस्र के लड़के जैसे फेरो या शासक के सटीक वैज्ञानिक पुनर्धारणा, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब वैज्ञानिक पुनर्धारणा के लिए सही जानकारी देता है, या आंकड़े, डाटा का मतलब आंकड़े उपलब्ध करवाता है। प्रेस्क्राइब मीन्स उचित या सही। यानी कि उसकी डेड बॉडी को जब निकाला गया 80 वर्षों के बाद उसकी कब्र से, तो उसके बाद में उसकी पूरी बॉडी का CT स्कैन किया गया, और जिसमें उसके जीवन और मृत्यु के नए संकेत मिले, और जिसने कि वैज्ञानिकों को सटीक पुनर्धारणा बनाने के लिए आंकड़े भी उपलब्ध करवाए। आगे है
Angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. उसके बाद में एंग्री विंड्स का मतलब तेज हवाओं ने भूत के जैसे मतलब जो अपने देखते हैं ना, एक बॉन्डर सा आता है धूल जिसमें साथ होती है, गोल गोल घूमता हुआ ऊपर तक बढ़ता है, बबूले जिसको बोलते हैं, बबूड़ा। तो लिखा है कि तेज हवाओं ने भूत जैसे बबूड़े पैदा कर दिए जब वैली ऑफ किंग नामक मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान का नाम है वैली ऑफ द किंग, जब वैली ऑफ द किंग नामक मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान में राजा टूट को कब्र से निकाला गया। यानी कि जैसे ही उसको वैली ऑफ किंग नामक जो कब्रिस्तान था राजाओं के लिए बना हुआ था, उसमें से उसे निकाला गया, तो जो तेज हवा चल रही थी उसकी वजह से वो मिट्टी सहित एक बॉन्डर ऊपर की तरफ उठा, यानी कि उसने बबूड़े पैदा कर दिया। Dark varied clouds had scudded across the desert sky all day and nowhere, veiling the stars in cascade grey। और उसके बाद में लिखा है कि काले रंग के बादल, डार्क बेलिड क्राउड यानी कि वक्राकार, काले वक्राकार बादल पूरे दिन रेगिस्तान के आसमान के आर पार इधर उधर तैरते रहे, और ये बादल तारों को, स्टार्स यानी कि तारों को ताबूत जैसे काले या स्लेटी रंग से ढक रहे थे। ताबूत के समान क्या कर रहे थे, उनको ढक रहे थे, बादलों को। कास्केट ग्रे का मतलब ये होता है ताबूत के समान दूसरा रंग। कास्केट का मतलब क्या हुआ, ताबूत। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और यह है 5 जनवरी 2005 की शाम के 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी glided head first into a city scanner brought her to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago, यानी कि 3,300 years ago। और विश्व की या संसार में सबसे प्रसिद्ध मम्मी का मतलब शव, यानी कि मिस्र में लोग क्या करते थे, शवों को किसी एक औषधि से लेप कर रखा करते थे जिसको मम्मी बोला जाता था, उसी की बात हो रही है। और ग्लाइडेड का मतलब होता है सरकाना या फिसलाना, कि संसार के सबसे प्रसिद्ध शव को सिर की ओर से सिटी स्कैनर के अंदर सरकाया गया, जिसे यहाँ उस लगभग अज्ञात युवा शासक के लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सकीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए लाया गया था, और जिसकी मृत्यु लगभग 3300 वर्ष से भी ज़्यादा पहले हुई थी। यानी कि विश्व के अंदर सबसे अधिक प्रसिद्ध उस लाश को, उस शव को सिटी स्कैनर के अंदर सिर की तरफ से अंदर सरकाया गया। किस लिए? यह जांच करने के लिए कि चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए, जो कि लंबे समय से चला रहा था। लिंकिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लंबे समय से लंबित चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। आगे है, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड descended into the cramped rock-cut tomb some 20 feet underground to pay their respects। और उसके बाद में कि पूरे दोपहर, ऑल आफ्टरनून पूरे दोपहर विश्व भर के पर्यटकों की यूजुअल लाइन यानी कि सामान्य कतार, क्रैम्प्ड का मतलब होता है संकरी पट्टी, जो चट्टान को काट कर बनाया गया हो, संकरी चट्टान में काट कर बनाई गई 26 फीट गहरी कब्र में अपनी श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में आकस्मिक आदम के, यानी कि विश्व भर के पर्यटक थे जो कि लंबी कतार के अंदर, और जो चट्टानों को काट कर एक संकरी सी 26 फीट गहरी एक कब्रिस्तान जो बनाया गया था, उसमें अपने उस राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में आ पहुँचे। रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे श्रद्धांजलि है। क्रैम्प का मतलब होता है संकरी, और रॉक कट का मतलब चट्टानों को काट कर, अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द
burial chamber and peered at Toad's glided face, gilded face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। और उसके बाद में उन्होंने कब्रिस्तान के कक्ष की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को देखा और टूट के स्वर्ण जड़ित चेहरे को देखा, जो शव की शक्ल वाले बाहरी ढक्कन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। अब यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने वहाँ पे आके क्या देखा। तो उन्होंने देखा, एक तो कब्रिस्तान जो बनाया गया था 26 फीट गहरा, भूमिगत जो था चट्टानों को काट कर, तो उस पर कुछ भित्ति चित्र भी बनाए गए थे। और उसके साथ ही साथ जो टूट था उसका सोने से जड़ा हुआ चेहरा देखा, जो कि शव की शक्ल वाले बाहरी ढक्कन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। यानी कि उस शव के चेहरे पर सोना नहीं जड़ा हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल के समान एक आकृति बनाई गई थी, जो उसकी कब्रिस्तान के अंदर जो ताबूत था, ताबूत का जो ढक्कन था उस पर इस तरह से बनाया गया था। Some visitors read from guidebooks in a whisper। और कुछ पर्यटकों ने धीमी आवाज़ में मार्गदर्शिकाओं को पढ़ा, यानी कि उसकी टॉम में, उस कब्रिस्तान में जो गाइडिंग बुक्स रखी हुई थी, जो मार्गदर्शिकाएं रखी हुई थी, उनको कुछ धीमे धीमे पढ़ रहे थे विस्पर, यानी कि फुसफुसाते हुए। अदर्स स्टूड साइलेंटली, परहैप्स pondering towards ultimately death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। और अन्य है वो चुपचाप खड़े हुए थे, शायद किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में टूट की असामयिक मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। यानी कि कुछ चुपचाप खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे शायद जो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में टूट की मृत्यु हुई थी, यानी कि कह सकते हैं अंतिम वर्षों का मतलब 13 से 19 के बीच में, 18 या 19 वर्ष के दौरान उसकी मृत्यु जो हुई थी, असामयिक मृत्यु, यानी कि जिसका मृत्यु का भी समय नहीं था, उसके बारे में सोच रहे थे। या कांपते हुए सोच रहे थे कि क्या मिस्र के प्राचीन शासक फेरो का श्राप, अभिशाप, कर्स का मतलब अभिशाप या श्राप, परेशान करने वाले मृत्यु अथवा दुर्भाग्य के शिकार होंगे। वास्तव में सच तो नहीं है। यानी कि या तो वे ये सोच रहे थे, साथ में कांप रहे थे कि प्राचीन शासक फेरो का जो श्राप था, उसे परेशान करने वाले मृत्यु और दुर्भाग्य के शिकार होंगे। जिन्होंने भी फेरो को परेशान किया था वो सारे क्या मृत्यु के शिकार होंगे, वो भी असामयिक मृत्यु के। वास्तव में ये सच तो नहीं है। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Jai Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities। उसके बाद में लिखा है कि सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ किया उसकी वजह से मम्मी, यानी कि वह शव बहुत ख़राब हालत में था। यानी कि 1920 में कार्टर ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से वह शव है वो बहुत ख़राब हालत में था। मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के महासचिव जही हवास ने कहा, जब वे शव पर पहली लंबी निगाह डालने के लिए उसके ऊपर झुके। यानी कि जैसे ही मिस्र के जो काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के महासचिव थे, जिनका नाम था जही हवास, उन्होंने शव के ऊपर अपनी पहली कई देर तक दृष्टि डाली, लंबी दृष्टि डाली, तो उन्होंने कहा कि 1920 में कार्टर ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से यह शव है वो बहुत बुरी हालत में है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, ये हो गया। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इट वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इज 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। यानी कि हावर्ड कार्टर, जो कि एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे। कौन थे? कार्टर, हावर्ड कार्टर क्या थे? अंग्रेज। आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्वविद, यानी कि जो कि एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, जिन्होंने वर्षों की व्यर्थ
खोजबीन के बाद सन 1922 में टूट के मकबरे को खोजा था। यानी कि हेजिटली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली ऊपर रहेगा ये हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूड्स टॉम आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। यानी कि उन्होंने व्यर्थ की खोजबीन के बाद 1922 में टूट के मकबरे को खोजा था। इट कंटेंट्स दो हेजिटरी रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इसके अंदर की वस्तुएं यानी कि इसके अंदर की जो वस्तुएं थी यद्यपि जल्दबाजी में पुराने समय में उल्ट पुल्ट कर दी गई थी पर आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी। यानी कि जैसे ही वो उसकी खोज कर रहे थे तो उस जल्दबाजी की वजह से उसके अंदर की जो वस्तुएं थी वो उलट पुलट हो गई, लेकिन वो पूरी मात्रा में उपलब्ध थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. यह सामग्री अब तक का सर्वाधिक धनाढ्य शाही संग्रह सिद्ध हुआ। यानी कि जो संग्रह पहले किया हुआ था उसमें से सबसे अधिक धनाढ्य संग्रह कौन सा था? यही था। किसकी? उस किशोर राजा की खोज यानी कि टूट की खोज में जो मिला वो अब तक की सर्वाधिक धनाढ्य शाही संग्रह का सिद्ध हुआ और फेरो की पारंपरिक कथा का हिस्सा बन चुका। यानी कि उसकी वजह से न केवल ये सर्वाधिक धनाढ्य संग्रह सिद्ध हुआ बल्कि ये फेरो की जो पारंपरिक कथा थी, लीजेंड्स यानी कि पारंपरिक कथा थी, उसका हिस्सा भी बना। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इंटरनल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrections caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. सोने की आश्चर्यजनक कलात्मक वस्तुएं और जो पुनर्जीवन की गारंटी देती उनकी शाश्वत आभा ने खोज के समय सनसनी पैदा कर दी और आज भी सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करती है। यानी कि उसके अंदर जो सोने की कलात्मक वस्तुएं थी और जो कि उसके पुनर्जीवन की गारंटी देती थी, यानी कि उस सोने की शाश्वत आभा जो थी उसने जो खोज कर रहे थे उस समय एक सनसनी फैला दी और आज भी सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु बनी हुई है। बट टूट वॉज ऑल्सो ब्रीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आर्ट लाइफ आफ्टर लाइफ, board games, a bronze razor or linen undergarments, cases of food and wines. किंतु टूट को मृत्यु के उपरांत जीवन में रोज काम आने वाली वस्तुओं के साथ दफना दिया गया। यानी कि टूट को जब दफनाया गया था तो उसके साथ रोजमर्रा की वस्तुओं को भी रखा गया। यानी कि जो वो चीज़ें रोजमर्रा अपने प्रतिदिन के जीवन में उपयोग में लाता था उन्हें भी रखा गया। उसमें थे बोर्ड गेम्स का मतलब तख्ते के ऊपर खेले जाने वाले खेल जैसे टेबल टेनिस वगैरह, इस तरह से। यानी कि तख्त के ऊपर जैसे चेस, उस तरह के जो भी खेलने के सामान थे वो उसके साथ रखे गए। एक ब्रॉन्ज रेजर और एक कांसे का रेजर भी, और लिनन अंडरगारमेंट्स और लिनन के अंतः वस्त्र भी साथ में रखे गए। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और शराब के बक्से आदि भी उसके साथ रखे गए। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. फेरो की अंत्येष्टि के खजानों, फुनरेरी ट्रेजर्स है ना, अंत्येष्टि के खजानों को महीनों तक रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने उससे जुड़े 3 और ताबूतों की छानबीन शुरू की। नेस्टेड कॉफिन्स यानी कि उससे जुड़े हुए 3 और जो ताबूत थे उनकी भी छानबीन शुरू कर दी। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड कैलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए ब्रूअल इन मार्च और अप्रैल। यानी कि जैसे उन्होंने उन तीनों की शुरुआत की तो पहले ताबूत को खोलने पर उसे मिस्सा और जैतून की पत्तियों, मिस्सा और जैतून की पत्तियों, विलो एंड ऑलिव लीव्स, ऑलिव मीन्स होता है जैतून और विलो मीन्स मिस्सा,
मिसा और जैतून की पत्तियों, जंगली अजमोद, कमल की पंखुड़ियों और नीले बैंगनी रंग के फूलों से सज्जित कफन मिला। क्या मिला? कफन मिला, जिससे एक हल्का सा प्रमाण मिला कि अंत्येष्टि मार्च या अप्रैल में की गई थी। अब बताओ ये कैसे पता चला कि ये मार्च या अप्रैल में हुई थी? क्योंकि उन फूलों के आधार पर, जो फूल वगैरह मिले थे उनके आधार पर एक फेडेड एविडेंस का मतलब एक हल्का सा प्रमाण ये मिला कि जो फूल मार्च या अप्रैल में खिलते हैं तो उसके हिसाब से इसकी अंत्येष्टि भी मार्च या अप्रैल में की गई थी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. परंतु अंततः जब कार्टर उस लाश तक पहुंचा तो उसके सामने परेशानी आ गई। क्या? The ritual regions had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. यानी कि अंतिम संस्कार में अनुष्ठानिक रूप से प्रयुक्त कोई रोल जैसे सख्त हो गया और उसने टूट के शव को ताबूत के ठोस सोने के तल से मजबूती से चिपका दिया। यानी कि अंतिम संस्कार के समय जो भी अनुष्ठान किए गए थे तो उसकी वजह से वो एक जिस तरह से एक लिक्विड होता है उसकी तरह से एक ठोस बन गया और वो क्या है, शव है, वो ताबूत का जो निचला हिस्सा था जिसमें उसे लेटाया गया था उसके तल से मजबूती से चिपक गया। No amount of legitimate force could move them, कार्टर wrote later. और जिसके बारे में कार्टर ने बाद में लिखा कि किसी भी मात्रा में प्रयुक्त वास्तविक बल उसे अलग नहीं कर सकता था। यानी कि आप कितना भी जोर लगाए उसको, लेकिन उसे अलग नहीं कर सकते थे। What was to be done? क्या किया जाए? उसके बाद में वो कहते हैं कि तब क्या किया जाए। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the resins. और उसके बाद में वो कहते हैं कि सुदूर दक्षिण में स्थित मिस्र में सूर्य की तपन हथौड़े जैसी मार कर सकती है और उस धूप की वजह से क्या कर सकते हैं, कार्टर ने रोल को ढीला करने के लिए इसको काम में लेने की कोशिश की। यानी कि जो सुदूर दक्षिणी शोर था मिस्र का उसमें धूप बहुत कड़ी होती है तो उसकी वजह से उसने सोचा कि क्यों ना इस धूप का यूज किया जाए और ये रोल जो एक ठोस हो चुकी है उसको तपाकर कुछ पिघलाया जाए, उसको गर्म कर लिया जाए। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. और उसके बाद में देखो घंटों तक उन्होंने उस लाश को तपती धूप में रखा जिससे उसका तापमान 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। नथिंग बाइस्ट, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। 149 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो पिघला नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डेटमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. और उसके बाद में वो कहते हैं कि उसने वैज्ञानिक उदासीनता के साथ लिखा, राजा के अवशेषों को ऊपर उठाने के लिए या फिर उसके अंगों और धड़ के नीचे के ठोस हुए पदार्थ को किसी उपकरण की मदद से यानी कि जैसे छेनी काट देना होगा ताकि उसके बाद राजा के अवशेषों को उठाना संभव हो सके। तो आशा करता हूँ यहाँ तक ये लेसन आपको समझ में आया होगा। इसी लेसन को आप अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।